हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 21 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष होगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 70 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर लास्ट 8 मंथ की PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के अगस्त 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, अगर आपको अगस्त मंथ की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप अगस्त मंथ और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर लास्ट 8 मंथ की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइड पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के तहत उत्तर प्रदेश सहित कितने राज्यों में सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए ऋण दिए गए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 19 राज्यों में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने सितंबर 2021 में राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह से राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, यानी पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सुब्रमण्यम स्वामी ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्मार्टफोन ब्रांड ने मोबाइल अनुभव को बढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी ओनर ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसमें आंध्र प्रदेश में भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर PV प्लांट को सफलतापूर्वक चालू किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सितंबर 2021 में 3 दिवसीय मिशन इंस्पिरेशन 4 के लिए 4 लोगों को अंतरिक्ष में ले गया था? यहाँ पर दोस्तों ले गया होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी स्पेस एक्स। अगला क्वेश्चन है, भारत ने सितंबर 2021 में अपना पहला बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह ट्रैकिंग जहाज लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी INS ध्रुव। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने कानपुर के मनोज सेंगर का नाम किस पुरस्कार के लिए स्वीकृत किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए पद्मश्री के लिए। सामाजिक सेवा के क्षेत्र में बीते 30 साल से कार्य कर रहे युगदधीची देहदान अभियान के संस्थापक एवं संचालक मनोज सेंगर का पद्मश्री सम्मान के लिए आवेदन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है। देहदान अभियान की शुरुआत करने वाले मनोज सेंगर कोरोना काल में अस्थि कलश बैंक की स्थापना करने के अलावा अनगिनत समाज सेवा के कार्यों से जुड़े रहे हैं। उनका सबसे अतुलनीय देहदान अभियान है जो कि वर्ष 2003 में तत्कालीन राज्यपाल उत्तर प्रदेश के आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी के आग्रह पर शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश में देहदान अभियान चला रहे सेंगर दंपत्ति अब तक 3000 से अधिक लोगों को देहदान के लिए संकल्पित कर चुके हैं। इसके साथ ही 233 मृत देहदान करा चुके हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जो कानपुर के निवासी हैं मनोज सेंगर, इनका जो आवेदन है वो पद्मश्री पुरस्कार के लिए किया गया था और इस आवेदन को गृह मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है। और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जो मनोज सेंगर हैं वो सबसे अधिक चर्चित रहते हैं किस अभियान के लिए? तो आपको ध्यान रखना है देहदान अभियान के लिए ये सबसे अधिक जो है चर्चित
रहते हैं। और ये जो अभियान ये 2003 में शुरू किया गया था, उस टाइम पर जो राज्यपाल थे आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी के आग्रह पर। और दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में देहदान अभियान के संस्थापक और संचालक कौन है, तो मनोज सेंगर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य हत्याओं के मामले में पहले स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाले एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि कोरोना महामारी से प्रभावित साल 2020 के दौरान अपराध के मामलों में 2019 की तुलना में 28% की वृद्धि दर्ज की गई। साल 2020 में रोज औसतन 80 हत्याएं हुई और कुल आंकड़ा 29,193 पहुंच गया। इस मामले में राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। और 2020 में अगर अपहरण के मामले में देखा जाए तो भी उत्तर प्रदेश जो है ये पहले स्थान पर रहा है और यहाँ पर कुल 12,913 मामले जो है ये अपहरण के दर्ज किए गए। भारत में 2020 में साइबर अपराध के 50,035 मामले दर्ज किए गए, जो उसके पिछले वर्ष दर्ज मामलों की तुलना में 11.8% अधिक है। साइबर अपराध के सबसे ज़्यादा मामले जो है वो उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए और कितने, तो ध्यान रखना है 11,097 मामले साइबर अपराध के उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए। देश में सबसे ज़्यादा दुष्कर्म के मामले जो है वो राजस्थान में रहे और भीड़ हिंसा लूटपाट के मामले जो है वो बिहार में दर्ज किए गए। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में एनसीआरबी ने 2020 के अपराध से संबंधित जो मामले हैं उसके आंकड़े जारी किए हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो एनसीआरबी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी का फुल फॉर्म होता है। एनसीआरबी की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखना है 11 मार्च, कब हुई थी, 11 मार्च 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो एनसीआरबी है इसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो इसे हिंदी में कहते हैं। अब दोस्तों, जो एनसीआरबी ने 2020 के ये अपराध से संबंधित आंकड़े जारी किए हैं, उस आधार पर अगर देखा जाए तो हत्याओं के मामले में उत्तर प्रदेश जो राज्य है ये पहले नंबर पर रहा। तो उत्तर प्रदेश में कुल हत्याएं 2020 में कितनी हुई हैं, तो ध्यान रखना है 3,779 मामले जो है ये हत्या के उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए और जो 29,193 मामले हैं हत्याओं से संबंधित ये पूरे भारत के हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। और अपहरण के मामले में भी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर रहा है, यानी उत्तर प्रदेश में जो है अपहरण के मामले सबसे ज़्यादा दर्ज किए गए। साइबर अपराध के मामले में देखा जाए तो भी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर रहा, यानी यहाँ पर साइबर अपराध के भी सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए। लेकिन दुष्कर्म के मामले में अगर देखा जाए तो देश में राजस्थान पहले नंबर पर रहा, उत्तर प्रदेश इसमें दूसरे नंबर पर रहा। भीड़ हिंसा लूटपाट के मामले में जो बिहार है ये पहले स्थान पर रहा है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि एनसीआरबी ने ये आंकड़े 2020 के जारी किए हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण दिवस कब मनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 25 सितंबर को। उत्तर प्रदेश में 25 सितंबर को गरीब कल्याण दिवस मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के बारे में मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के सभी विकास खंडों में गरीबों के कल्याण के लिए राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी जन सामान्य को उपलब्ध कराई जाएगी। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में 25 सितंबर को गरीब कल्याण दिवस मनाया जाएगा और इस दिवस पर जो प्रदेश में सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं उसकी जानकारी जो है वो लोगों को दी जाएगी। अब दोस्तों, 25 सितंबर को जो गरीब कल्याण दिवस मनाया जाएगा उस दिन कौन कौन से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, तो जन आरोग्य मेलों का आयोजन किया जाएगा, 16 लाख पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड का वितरण किया जाएगा, कोविड टीकाकरण किया जाएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन और स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे, गांव में सफाई एवं सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा, उचित मूल्य की दुकानों पर राशन वितरण किया जाएगा और इसके अलावा वृद्धजन पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन भी वितरित की जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में 25 सितंबर को गरीब कल्याण दिवस मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चरणजीत सिंह चन्नी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने?
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब की। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने। चन्नी पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री होंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू से चल रहे उनके विवाद के कारण उन्होंने अपने इस पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष से तीसरी बार मुलाकात के बाद यह औपचारिक फैसला लिया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री जो है वो कौन बन गए हैं, तो चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जो चरणजीत सिंह चन्नी है ये पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री होंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सिरारा खोंग मिर्च और तामेंग लोंग संतरे को जीआई टैग दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। मणिपुर राज्य की सिरारा खोंग मिर्च, जिसे हाथी मिर्च के नाम से भी जाना जाता है, और तामेंग लोंग संतरे को जीआई टैग दिया गया। यह मणिपुर राज्य में बड़े पैमाने पर लगाई जाती है, जो कि मणिपुर राज्य की काफ़ी लोकप्रिय किस्मों में से एक है, जिसे मणिपुर के बड़े त्योहारों में अभिनय हिस्सा माना जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में मणिपुर राज्य के सिरारा खोंग मिर्च और तामेंग लोंग संतरे को जीआई टैग दिया गया है। अब दोस्तों जीआई टैग क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अब दोस्तों ये जो जीआई पंजीकरण है ये कब से लागू हुआ, तो आपको ध्यान रखना है, वस्तुओं का भौगोलिक सूचक अधिनियम 1999 के तहत ये जीआई पंजीकरण किया जाता है। और ये जो है कब लागू हुआ था, तो सितंबर 2003 में ये लागू हुआ था। और पहली बार जो जीआई टैग दिया गया था वो किसे दिया गया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है 2004 में ये जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। और जो दार्जिलिंग की चाय थी ये जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला उत्पाद था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब दोस्तों जीआई टैग का मतलब क्या होता है, जीआई टैग होता क्या है, तो भौगोलिक संकेत, इसे हिंदी में भौगोलिक संकेत कहते हैं। इसका इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जीआई टैग क्या होता है, ये एक भौगोलिक संकेत होता है जो कि किसी उत्पाद के लिए दिया जाता है, और ये एक प्रतीक या चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। जीआई टैग उस वस्तु की गुणवत्ता और उसकी विशेषता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, आईपीआई ने किस न्यूज एजेंसी को फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड 2021 दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, द वायर। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट में न्यूज एजेंसी द वायर को फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, जिसे भारत में डिजिटल न्यूज क्रांति के अगुआ और स्वतंत्र उच्च गुणवत्ता वाली पत्रकारिता के एक साहसी रक्षक की भूमिका निभाने के लिए साल 2021 का यह सम्मान दिया गया है। द वायर के कर्मचारियों की आलोचनात्मक रिपोर्टिंग और प्रेस की स्वतंत्रता में बेहतरीन काम और बिना किसी राजनीतिक दबाव के खिलाफ काम करने की भी इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ने सराहना की है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, साल 2021 का फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड किस न्यूज एजेंसी को दिया गया है, तो द वायर को। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किसे सतत विकास लक्ष्यों का एडवोकेट नियुक्त किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कैलाश सत्यार्थी को। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए गए कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्यों का एडवोकेट नियुक्त किया। एसडीजी एडवोकेट के रूप में सत्यार्थी संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्य को सन 2030 तक हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने अपने जीवन काल में बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने, बच्चों को स्वतंत्र, स्वस्थ, शिक्षित और शिक्षित जीवन जीने के प्राकृतिक अधिकारों को हासिल करने में अपना अहम योगदान दिया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्यों का एडवोकेट जो है वो किसे नियुक्त किया है, तो कैलाश सत्यार्थी को। अब दोस्तों ये जो कैलाश सत्यार्थी हैं ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। इन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो आपको ध्यान रखना है सन 2014 में जो कैलाश सत्यार्थी हैं इन्हें और मलाला यूसुफजई को शांति के क्षेत्र में
नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यानी 2014 में जो शांति का नोबेल पुरस्कार था वो संयुक्त रूप से दो लोगों को दिया गया था, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को। तो आपको ध्यान रखना है कि जो संयुक्त राष्ट्र है उसने सतत विकास लक्ष्यों का एडवोकेट कैलाश सत्यार्थी को नियुक्त किया है। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी। और इसीलिए हर वर्ष 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब किसने जीता। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डी गुकेश ने। नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब डी गुकेश ने जीता। और इसके साथ ही कुलीन मेल्टवाटर्स चैंपियंस चेस टूर के लिए एक वाइल्ड कार्ड भी जीता। उन्होंने प्रज्ञानंद के खिलाफ महत्वपूर्ण बैटल सहित सभी 4 राउंड जीते, जिसके तहत उन्हें उपहार स्वरूप $15,000 की राशि दी गई है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब किसने जीता, तो डी गुकेश ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण XV शुरू हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। भारत और नेपाल ने संयुक्त सैन्य अभ्यास परीक्षण सूर्य किरण XV का 45वां संस्करण आयोजित किया। भारत और नेपाल के बीच आयोजित किए गए इस सैन्य परीक्षण अभ्यास को 20 सितंबर 2021 को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया, जिसका पिछला संस्करण वर्ष 2019 में नेपाल में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है परीक्षण सूर्य किरण XV, इसका जो 45वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है वो किन देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है, तो भारत और नेपाल के बीच। और ये जो सैन्य अभ्यास है ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट देश कौन सा बना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भारत। शेयर बाजार में आए रिकॉर्ड तेजी ने भारतीय शेयर बाजार को दुनिया के टॉप 5 देशों की लिस्ट में शामिल किया। BSE पर लिस्ट सभी कंपनियों का कुल मार्केट कैप 260 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। इसके बाद भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया। वहीं 73.5 रुपए प्रति डॉलर के एक्सचेंज रेट पर भारत का मार्केट कैप आज 16 सितंबर 2021 को 3.54 लाख करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। तो दोस्तों ये थे 21 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश की पहली महिला पुलिस क्राइम ब्रांच बनाई जाएगी। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, गोरखपुर। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। हाल ही में रीडर्स डाइजेस्ट नाम की पत्रिका के एक सर्वे के अनुसार दुनिया का सबसे ईमानदार शहर कौन सा रहा। ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, बी है हेलसिंकी, सी है बुडापेस्ट और डी है न्यूयॉर्क। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।